जहां पहुंच के कदम लड़खड़ाए हैं सबके, उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा। ये सच बात है कि जिस जर्नी के लिए एक चेहरा हमारे संग बैठा है और जो जर्नी अपनी शेयर करने के लिए, उस जर्नी में बहुत सारे लोग लड़खड़ा कर कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं या अपने सफ़र को रोक देते हैं और कहीं पीछे वापस लौट जाते हैं, या ज़िंदगी उन्हें जो दे देती है उसे ले लेते हैं। लेकिन ये कहानी जो शिवांशु मिश्रा की आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये फिल्मी कहानी है। एक लड़का बीटेक की तैयारी करता है, जैसा कि दुनिया का ट्रेंड है, और 2011 में 12th करने के बाद बीटेक शुरू होता है और 2015 में बीटेक हो जाता है। फिर बीटेक करने के बाद हर कोई वो नौकरी कर ही लेता है, तो 2 साल नौकरी कर लेते हैं। फिर वो अंदर का शौक जागता है, नहीं साहब मुझे कुछ म्यूजिक में करना है ना शिवांशु मुझे कुछ म्यूजिक में करना है। और ये नौकरी छोड़ के भाई साहब म्यूजिक में चले आते हैं। ये अपने शोज करते हैं, कंसर्ट्स करते हैं, और लखनऊ में कई प्रोग्राम्स भी इन्होंने लिए। और उसके बाद घर वालों को लगने लगता है घर का छोटा बेटा बिगड़ गया। आप समझिए, गाना गाने वाले लोग, शायरी करने वाले लोग, हम ही किसी जाने कैसे टिके हुए हैं। हाँ, शायरी करने वाले लोग, इनको तो ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे बिगड़े हो गए हैं, और वो भी घर का छोटा हो तो एकदम बिगड़ा मान लिया जाता है। तो ये घर का छोटा बिगड़ा लड़का जिसने बीटेक इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी छोड़ करके म्यूजिक को एज अ प्रोफेशन अपनाया, उसको परिस्थितियों ने आज असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज, हिंदी में कहें तो सहायक आयुक्त उद्योग, पीसीएस की नौकरी का एक बेहतरीन अधिकारी बना दिया है। तो आज हम शिवांशु मिश्रा से बातचीत करेंगे, जो असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज वाली रैंक में रैंक 2 हैं। और कहने को तो बहुत कुछ होता है। मैं सच कहूँ, जब मैं अपने किसी छात्र के साथ बैठा होता हूँ, जो रिजल्ट आप सब जानते हैं कि जो हमारे हृदय से जुड़ जाते हैं वही यहाँ आ जाते हैं इंटरव्यू देने, और वो कनेक्शन हो जाता है। हम जादू मंत्र 7 दिन में जो मार देते हैं, वही मंत्र में फंसे रहते हैं। तो ये उसी मंत्र के फंसे यहाँ आए हैं। और मुझे लगता है कि शायद पढ़ाना जीवन का सबसे आनंददायी क्षण मेरे लिए होता है। और जब कोई छात्र सफल होकर के हमसे मिलने आता है तो वो आनंदित है, सबसे बेहतरीन क्षणों में होता है। और मुझे लगता है 200-250 ग्राम खून तो मेरा बढ़ ही जाता है। खैर, तो ये तो हमारी बातचीत थी। अब हम शिवांशु से बात करेंगे। शिवांशु, कुछ अपने बारे में बताएं, आपकी पढ़ाई कब कैसे हुई? थोड़ी बातें मैंने बता दी, लेकिन शिवांशु के मुख से सुनेंगे तो इंटर ग्रेजुएशन की बातचीत क्या रही, वो आप अपने मुख से बताएं तो ज्यादा। मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। अच्छा। यहीं पे पला बड़ा हूँ, यहीं पे जन्म हुआ है मेरा। और मज़े की बात सर ये है कि जैसे आपने अभी बोला कि फिल्मी कहानी है, तो इसमें एक और ट्विस्ट मैं जोड़ता हूँ। 6ठी 7वीं तक मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ। उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम में आया और फिर ग्रेजुएशन हुई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। फिर तो आपने सब बता ही दिया है कि जॉब भी रही, म्यूज़िक भी रहा, सब कुछ कर लिया। तो सर यही है, मतलब अपने बारे में अगर मैं कुछ एक चीज़ में इसको सम अप करना चाहूँ तो रोलर कोस्टर है सर। ये पूरा रोलर कोस्टर राइड रही है, और ये इस पे सर प्रॉपर बायोपिक बन सकती है, जिंदगी सबकी एक उपन्यास की तरह होती है। जी सर। हर आदमी की जिंदगी ऐसी कहानी है जिस पर सच में फिल्में बनाई जा सकती है, बस जिस पे बन जाती है उसकी दुनिया याद करती है। बाकी शिवांशु मिश्रा किसी पिक्चर से कम नहीं बैठे हमारे साथ। अब मैं आपकी तैयारी के जर्नी पर आता हूँ। वो कौन सा फेज था जब आपने सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा? सर अच्छा, क्या सीधे पीसीएस की तैयारी की या अन्य परीक्षाएं? तो सर, अपनी तैयारी की शुरुआत मैंने सर, अगर मैं परीक्षाओं की बात करूँ ना आपको, तो जैसे अगर हम प्रीलिम्स के एग्जाम में सीसैट जीएस दोनों जोड़ें और फिर मेंस के सारे पेपर में जोड़ूं जितने मैंने दिए हैं, तो सर मैं आपको बताऊं मैंने क्लोज टू 40 एग्जाम्स लिखे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही होंगे। अब सर इसमें यूपीएससी के प्री मेंस हैं, पीसीएस के प्री मेंस हैं, आरओ के प्री मेंस हैं। सर मैं आपको बताऊं, मैंने प्रोविडेंट फंड वाला जो पेपर होता है यूपीएससी का, एपीएफसी एक होता है और एक ईओए होता है, वो भी दिया है सर मैंने। उसके लिए सर कॉमर्स पढ़ी है, और मैं देखता हूँ कि यहाँ बच्चे हिंदी वर्सेस इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो सर मुझे बड़ा ना उसमें बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि आप मतलब भाषा के की लड़ाई में क्यों पढ़े हुए हैं। आप एज अ सिविल सर्वेंट आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना सर। जैसे मैंने आरओ के लिए बहुत हिंदी भी पढ़ी है मेरी, मैंने, और मैं सर ये मेरा बलबोड़ापन नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है जो आपकी टीचिंग से आया है कि मेरी हिंदी वाकई अच्छी है। और इंग्लिश में भी सर आप अगर मेरे सामने इंग्लिश, आप जिस भाषा में दोनों में से बात करोगे ना, मैं वो, और सर मैं स्तुतियाँ पढ़ता हूँ संस्कृत में, क्या तो सर मुझे, और सर मैं अभी जिस भी एरिया में जाऊंगा ना, मैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखूंगा। मेरा ये है, क्योंकि सर लैंग्वेज एक ऐसी चीज है ना कि आपकी
पर्सनैलिटी को अगर कोई चीज़ बहुत अच्छे से इन्हेंस करती है ना, तो मुझे लगता है भाषा से अच्छा कुछ नहीं है। तो सर ये रहा है मेरा, और तैयारी में सर यही है, ये सारे एग्जाम्स दिए। तो ये सारे एग्जाम, किसी एग्जाम में कोई सफलता मतलब फाइनल? नहीं सर, फाइनल जैसे मैंने आपको बताया था कि आरओ का सर पेपर जो था पिछला वाला, उसमें 20 जनवरी 2023 को रिजल्ट आया था। उसमें सर नहीं हुआ, वो एक सर टर्निंग पॉइंट था। और सर मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट सर इसलिए था क्योंकि उस एग्ज़ाम के लिए मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि मतलब 2-3 महीने मैंने वेस्ट कर दिए अपने, है ना। और सर मतलब मुझे लग रहा था कि भाई हो जाएगा, तो मैं सर डेली वही कब रिजल्ट आ रहा है, कितना कट ऑफ है, मैं सर इसी नृत्य में पढ़ा रहा। और सर उस एग्ज़ाम ने मतलब मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी कि भाई आप एग्ज़ाम दो और फिर उसे भूल जाओ, आगे की जर्नी में करिए, जो भी आपका आगे एग्जाम है उसको। ये जो सर नृत्य है ना कट ऑफ का और रिजल्ट कब आएगा, इसमें प्लीज मत पड़िए आप लोग। मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है सर सबसे कि प्लीज इसमें मत पड़िए। ये बात कहते कहते मैं आज ही जा चुका हूँ, और मुझे लगता है कि जब मेरा कोई छात्र आता है तो मैं उससे वो मन की बातें कहलवा लूँ। आप और बहुत सारी बातचीत वाली इंटरव्यू देखेंगे, ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है कि आप जाने कि जब आप परीक्षाओं के चक्रजाल में फंस, सबसे पहले तो ये जो बातें इन्होंने बताई उसमें एक पॉइंट जोड़ देता हूँ। 40 परीक्षाएं लगभग दी, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जब समय आता है और जब फल पकता है तभी वो गिरेगा, उसके पहले वो माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हुए। तो आपको अपना काम करते चले जाना है, और परीक्षा देने के बाद ये सच में कटअप अभी यूपीएसआई पेपर ले ले, पीसीएस पेपर ले ले, आरओ पेपर ले ले, लोग मुझसे कटअप पूछते हैं, आप कहते क्यों नहीं बताते? मैं इसीलिए नहीं बताता, इस कटअप का कोई मतलब नहीं। परीक्षा के दिन जिस दिन रिजल्ट आपका होना होगा, अगर वो आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं आ गया तो अगली परीक्षा की तैयारी। ये बड़ी जबरदस्त बात शिवांशु कही है। बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, क्योंकि मैंने सर ये चीज थोड़ा देर में सीखी। मैं चाहता हूँ कि ये लोग वो गलती ना करें। उसके बाद सर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है मेरे सिलेक्शन से रिलेटेड कि 9 दिसंबर 2024 को सर मेंस का रिजल्ट आया था यूपीएससी का। उसमें सर मेरा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली, और उसमें भी सर वही 2-4 नंबर 10 नंबर, वही जो खेल चलता है वही होता है। क्योंकि सर मुझे लगता है हर सीरियस एस्पिरेंट की यही कहानी है, 2, 4, 5 नंबर। जब आप मैं आपसे भी कहता हूं कि जो लोग निराश हैं, जो 1, 2 नंबर 4 नंबर से, ये कहानी जिंदा कहानी आपके सामने है, और आप जानिए कि आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंच रहे हैं जब आप 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से चूक जा रहे हैं। तो सर उसमें अब, और 22 दिसंबर 2024 को इसका प्रीलिम्स था यूपीपीसीएस का। अब सर मेरा 9 दिसंबर को रिजल्ट आया, हो जाता है मेरा एकदम, मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब था। फिर सर मैंने देखा मेरा सेंटर गया बरेली। अब सर देखिए आप ईश्वर की माया देखिए, मैंने देखा कि मेरा सेंटर गया बरेली, ठीक है। अब मैंने सर सोचा था कि मैं नहीं दूंगा पेपर, क्योंकि मेरा एकदम सर मैं मेंटल स्टेट में था ही नहीं। मैंने तो सोचा कि ठीक है भाई, बरेली सेंटर आया, अब मैं चलता हूँ उधर से नैनीताल घूम लूंगा, थोड़ा निकलते हैं अब 4-5 साल बाद। और सर मैं गया पेपर। अच्छा सर मेरी एक आदत है कि मैं जैसे अपनी फैमिली को या खुद को धोखा नहीं देता हूँ। अगर मैं पेपर देने का बोल के जा रहा हूँ कि मैं पेपर दे रहा हूँ, तो मैं पेपर दूंगा, और वो 3 घंटे सर मैं प्रॉपरली दूंगा। मतलब उसमें ये नहीं कि बैठे हुए, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी। और सर मैं आपको सच बताऊं, मैंने कुछ पढ़ाई उसकी नहीं की थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप दीजिए, अब इस चीज पे गौर करने से पहले ये ध्यान दीजिएगा कि ये मैं पिछले 6 साल से सर पढ़ाई कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा। हाँ, बिना पढ़े हो गया, ऐसा कोई झूठा डायलॉग नहीं मारा। दिसंबर 2024 वाला एग्जाम जो मेरा निकला है ना, हाँ ये एकदम सच बात है कि 9 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, और उसके पहले भी शायद उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई। बट उसके पहले का जो 4-5 साल में सर मैंने पढ़ा है ना, तो ये मत समझिएगा कि वो बिना पढ़े निकल गया, ठीक है ना। वो आप जब कुछ साल सर पढ़ लेते हैं, 4-5 साल, तो वो आपका एक टेक्निक डेवलप हो जाती है एमसीक्यू सॉल्व करने की। तो सर ये कहानी, अब मैं गया वहाँ, पेपर दिया, अब सर वो निकल गया। फिर सर तैयारी करी पूरा, और मेंस भी फिर सर वही निकलता चला गया। ईश्वर ने हाथ पकड़ा, उन्होंने नैया पार लगा दी। तो सर बस यही है, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि सर किस्मत और हार्डवर्क का एक डिबेट होता है। तो सर उसमें ये है कि मैं मानता हूँ किस्मत में, लक में मानता हूँ कि ईश्वर को जब देना है वो तब देगा। बट सर इसका मतलब क्या कि हार्डवर्क नहीं है, बट सर लेकिन हार्डवर्क भी जरूरी है। क्योंकि सर मान लीजिए एग्जामिनर का मूड बहुत अच्छा है, वो घर से आया है एकदम फ्रेश, आपकी पहली कॉपी है, आपने कुछ लिखा ही नहीं है, वो कहाँ से देगा? मतलब इसमें तो मतलब भोलेनाथ भी क्या ही मदद करेंगे आपकी। तो दोनों आप अपना काम करिए, बाकी किस्मत का फेर जो है वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए।
अपना मेहनत करिए और अपने समय का इंतज़ार करिए। अब हम परीक्षा में आ जाते हैं। ये जो पीसीएस का रिजल्ट आ गया, तो इस रिजल्ट के बाद आप अपने इस पोस्ट से और अपनी तैयारी से, मतलब जो आपने तैयारी की और जो आपको पोस्ट मिली, इसमें संतुष्टि है, सामंजस्य है, कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, तो वो क्या है? और सब्जेक्ट में कौन सा पोर्शन ऐसा रहा होगा जिसमें आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंट है? फाइनल रिजल्ट तो जो मार्क्स हैं वो बाद में मिलेंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये वाला हिस्सा मजबूत था और मुझे लगा कि सर बेहतर बना। देखिए, संतोष और संतुष्टि की बात तो ऐसा है कि जो भी इस फील्ड में आता है वो यूपीएससी का सोच के ही आता है ना। तो सर अब मैं अगर ये कहूँ कि मैं मतलब एकदम ही संतुष्ट हूँ इस चीज़ से कि मैं जिस चीज़ के लिए आया था मुझे, तो वो तो सर गलत चीज़ होगी। मुझे हमेशा से, और सर मुझे लगता है कि मेरी काबिलियत थी कि एक यूपीएससी क्रैक करने की, बट ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। सर वही जैसे मैंने अभी भी आपसे बोला था कुछ देर पहले कि संतोष रखना चाहिए इंसान को, क्योंकि जो मेरे पास है या जो वो भी, उसके लिए भी बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, बट संतुष्ट नहीं होना चाहिए कभी, क्योंकि अगर इंसान किसी भी फेज में या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे संतुष्ट हो गया तो सर उसका ग्रोथ रुक गई, उसकी ग्रोथ रुक गई। और सर ये पहला स्टेप है, अभी बहुत आगे जाना है, पूरी दुनिया बहुत आगे गिरते हैं सवारी मैदान जंग में, तो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। यहाँ तो सवारी मिल गई है, सवारी मिल गई है। सर अधिकारी बन के आप करते क्या है फील्ड में जाके, वो मैटर करता है। अधिकारी तो सर एक सेकंड सर सुनिए, इसको मैं बंद ही कर देता हूँ। हर दूसरे मिनट बचता है सर ये फोन में। एक वक्त समय का फेर है। एक वक्त तक खाली रहता था, एकदम पड़ा रहता था बेचारा कोने में, अब इसका भी जीवन गुजार है। हाँ, तो सर यही है कि वही संतुष्टि वाली चीज है सर कि नहीं, मतलब आपको और सर अगर मगर का कोई लिमिट नहीं है कि अगर ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, तो वैसा हो जाता। तो कुलजमा जो हाथ में है वो सबसे बेहतर है, और बेहतर के लिए आप प्रयास करते रहिए, वो आपकी लेकिन ये सवाल हमने वाकई अपने छात्रों के लिए पूछा है। ये जो पोस्ट है ये शायद कितना 18 सर 5400 ग्रेड पे, हाँ, 5400 ग्रेड में जो टॉप का ग्रेड पे होता है वो, तो मतलब ये जबरदस्त रैंक और ये जबरदस्त जॉब, और जहां आपको नोएडा जैसे शहर मिलेंगे जहां आप सहायक आयुक्त उद्योग बनकर के बैठेंगे, तो ये जबरदस्त नौकरी है। और पीसीएस का जो टैग है वो मैं सच बताऊं कि हमारे इस भारतीय समाज में पीसीएस का टैग जिंदगी बदल देता है। सर वो मैं मुझसे बेहतर कोई अभी नहीं जानता होगा इन 4-5 दिनों में। सर मेरी जिंदगी ऐसी पलटी है ना कि मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मैं इट्स लाइक कि कोई मतलब आई एम नाउ द स्टार, मैं एक तरीके का सेलिब्रिटी हो चुका हूं। मतलब पिछले कुछ 4-5 हर कोई सर मुझसे मिलना चाहता है ना, बस आपको छोड़ के। आप अरे मिल एक बात देखो, हम पहले ही दिन मिलने के लिए मोहब्बत का तार जोड़ देते हैं। अब वो तार में ताकत होगी तो आप पीछे चले आएंगे, बाकी दुनिया आपको ढूंढे। नहीं ठीक है, उन्हें सर जैसे गुरु होने चाहिए ताकि आप थोड़ा जमीन पर रहे, पैर जमीन पर रहे आपके। तो सर यही है, मतलब अब हर किसी को रिश्तेदारी जोड़ ली है तो सर पूरा जीवन पलट जाता है। और आप लोग भी मेहनत करिए। मुझे पता है कि सर बहुत मुश्किल होता है, सेल्फ डाउट्स होते हैं कि यार क्यों नहीं हो रहा है, इतने साल बीत गए क्यों नहीं हो रहा है। और वहीं आप देखते हो कि लोग निकलते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, कि कोई AIR 1 ले आया यूपीएससी में, कहाँ कहाँ निकल गए लोग। बट जिस दिन आप उस पवित्र PDF में अपना नाम देखेंगे, वो होली PDF जो है गंगा जी के जल से नहाई हुई जो प्रयागराज से निकलती है, उस दिन आप सर सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। तो सर ये बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस बहुत। और सर जैसे आपने एक सवाल पूछा था वो रह गया कि किस सब्जेक्ट में मुझे लगता है कि सर मुझे लगता है कि GS 5 और 6 मेरा बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि कम दिन में मैंने तैयारी की थी, लेकिन सर तैयारी बहुत अच्छी की थी उसकी। तो मुझे लगता है कि ये दोनों सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे रहे। बहुत बढ़िया है। अप टू द पॉइंट कुछ स्टूडेंट्स के सवाल पे आ जाते हैं कि सबसे पहले तो तैयारी करने के लिए इन सवालों को मैं चाहता हूं आप लोग एकदम याद कर लें, और इन सवालों का कोई मतलब नहीं होता। आप हर सेलेक्टर से यही पूछते हैं, आप कितने घंटे पढ़ते हो? सर कितने घंटे, देखिए सर मैं टाइम टेबल वाला इंसान नहीं रहा हूँ कभी, क्योंकि मैं सर क्या होता है ना, मुझे अगर कोई रिस्ट्रिक्ट कर देता है तो फिर मेरा
मेरा वो जो प्रोडक्टिविटी होती है ना वो घट जाती है। आप मतलब आप मुझे बोल दो कि भाई इस टाइम पे होना चाहिए काम, मैं उससे एक दिन पहले करके दूंगा, बट मेरे सर पे अगर कोई चीज़ कोई चढ़ा रहता है ना तो फिर वो मैं इरिटेट हो जाता हूँ उससे। तो सर इसीलिए मैं टाइम टेबल मैं कभी नहीं बनाता था। बट एक चीज़ है, अब टाइम टेबल नहीं बनाता तो क्या, तो फिर मतलब क्या कुछ भी नहीं सर, मैं ये डिसाइड करता था कि मुझे दिन में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जैसे और मैं सर 2 सब्जेक्ट्स लेके चलता था एक दिन में, कि 2 सब्जेक्ट्स प्लस करंट अफेयर्स और प्लस थोड़े MCQs सर मैं ज़रूर लगाता था। हर दिन मैं कोशिश करता था कि मैं 50 से 60 MCQs एटलीस्ट लगाऊं। तो ये सर मेरा पूरा प्लान था, और कोई मतलब ये नहीं था कि हर 1-1 घंटे का मैं टाइम टेबल बनाऊं। सर टाइम टेबल वो उस तरह से जो बनाते हैं वो भी सेलेक्ट होता है। हाँ, नो सबका तो सर ये पर्सनल चॉइस है, बस आप अपने हिसाब से जो आप हमेशा से स्कूल में कॉलेजेस में आप पढ़ाई करते आ रहे हैं वैसे ही पढ़ाई करिए। बस अपने आप को थोड़ा सा ये करिए कि एटलीस्ट आपको ये हो कि दिन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना तो आपको एटलीस्ट आइडिया होना ही चाहिए। सवेरे उठना है, जब आँख खुलती है तो पैदा हुए हैं और जब सोएंगे तो मर जाएंगे। जितनी देर आंखें खुली रहती हैं अगर इसका भरपूर उपयोग कर लें तो ज़िंदगी के मज़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यही पढ़ाई में फंडा होता है, जैसा इन्होंने बताया और जैसा मेरे सारे स्टूडेंट बताएंगे। तो यही बताएगा सर, वही है। तो अच्छा, दूसरे बिंदु पर आते हैं कि GS महासागर है। जी सर। जब कोई बिगिनर होता है, आपका इंटरव्यू देखेंगे, जो एकदम PCS के लिए मोटिवेशन ले रहे होंगे कि हमको करना है, ये इतने बड़े महासागर में कहाँ पहला कदम रखा जाए? सर पहला कदम है PYQs। आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे UPPSC हो गया, तो सर उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के स्पेसिफिक PYQs। जैसे आप RO दे रहे हो तो आप सबसे पहले उसके PYQs लगाओ, वो हो गए, फिर आप उससे रिलेटेड एग्जाम्स पे आओ। जैसे सर अगर हम RO का एग्जाम्पल लें तो आप पहले RO के PYQs लगाओ, और सर वो ऐसे लगाओ कि वो आपको एकदम रटे होने चाहिए, और रटे भी होने चाहिए प्लस एनालाइज्ड भी होने चाहिए कि उसके आसपास के जितने भी शब्द हैं, है ना। जैसे सर मैं आपको बताऊं, हिंदी जैसे आप पढ़ाते हो कि आप क्या करते हो कि एक क्वेश्चन उठाया, उसमें 4 शब्द हैं, अब मान लीजिए किसी शब्द का विलोम है, आंसर एक होगा बट बाकी तीनों के विलोम भी हम देख सकते हैं। और सर अगर मैं आपको बताऊं, अगर PYQs उठा के आप लोग देखेंगे ना RO के, तो सर घूम फिर के वही ऑप्शन वाले शब्द ही आपको मिलते हैं हर एग्जाम में। आपने अगर वो सारे शब्द कर लिए ना PYQ, सर कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और सर बच्चे उसी में घूमते रहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनके लिए PYQ का मतलब ये है कि क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा, आगे बढ़ गया। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप PYQ क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, वो तो आपको याद होना ही चाहिए, उसके आगे पीछे जो भी है वो भी पढ़िए, और हो सके तो PYQs के सर अलग से नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं, वो करिए। तो सर सबसे पहला कदम आप PYQ लगाइए, जब उस पर्टिकुलर एग्जाम के हो जाए तो बाकी उस पे आ जाइए। जैसे RO के PYQ लगाए, हो गए, फिर उसके बाद UPPCS जो आयोग बाकी एग्जाम कराता है उसके PYQ उठा लीजिए, वो हो गए तो फिर आप सर UPSC पे आ जाइए, वो हो गए तो सर बाकी स्टेट एग्जाम्स के जो है आप उस पे आ जाइए। लेकिन MCQs लगाते रहिए, कम से कम सर अगर आपको प्री पे पकड़ बनानी है तो एटलीस्ट 5 से 6,000 MCQs आपको लगाने पड़ेंगे। बढ़िया। तो इसके अलावा GS की बेसिक किताबें? हाँ बेसिक सर, वो जैसे ना आपको चलानी पड़ेंगी, जैसे आप ना ये नहीं कर सकते पहले ये खत्म हो गया तो हम वो उठाएंगे, है ना। आप जैसे सर मान लीजिए मैंने पॉलिटी उठाई, मैंने पॉलिटी पढ़ी, लक्ष्मीकांत से पढ़ लिया या जो भी मटेरियल आपके पास है आपने उससे पढ़ लिया, बट साइड बाय साइड आप MCQs लगाते रहिए, क्योंकि सर पढ़ाई करना एक चीज़ होती है और MCQ सॉल्व करना एक अलग चीज़ होती है, दोनों बहुत डिफरेंट सी बातें हैं। तो एक बेसिक निचोड़ यह है कि PYQ से शुरू करके और बाकी सब वही किताबें गिनवाएंगे जो आप किसी भी इंटरव्यू में देख सकते हैं, आवश्यकता नहीं है। बेसिक्स पढ़ लीजिए और MCQs लगाइए। सर अब तो बहुत मार्केट में मटेरियल है, अब तो मटेरियल का आतंक है। अब तो सर सबसे बड़ा टास्क ये है कि एक मटेरियल पे स्टिक रहना। अच्छा, दूसरा सवाल, मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग का क्या फंडा है? सर आंसर राइटिंग मुख्य परीक्षा में वही लिखने वाला ही खेल है सर। जैसे उसमें स्मार्ट वर्क सर जैसे बोला था ना, स्मार्ट वर्क वो सिर्फ प्री तक चलता है। उसमें सर मेंस में आपको वो घिसना पड़ेगा, सिंपल सा वर्ड ये कि आपको घिसना पड़ेगा। आपकी अगर 6 घंटे लिखने की स्टेमिना नहीं है तो आप सर कितना भी रट लीजिए, कितने भी फैक्ट्स रट लीजिए, डायग्राम रट लीजिए, मैप रट लीजिए, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। और सर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि 4 दिन लगातार 6 घंटे लिखना है।
24 घंटा। हाँ, जो लिखता है ना सर वही जानता है कि हाथों की क्या हालत होती है, चलते नहीं है, कुछ भी चील कौवा बनने लगता है एंड होते होते 20वां क्वेश्चन आते आते। ठीक है, तो आप लोग यार अभी मतलब जैसे आप अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो डेली सर 1-2 क्वेश्चन लिखते रहिए, और वो भी सर एक पर्टिकुलर पढ़ाई के बाद। ये नहीं कि पहले ही दिन तैयारी शुरू की, पहले ही दिन क्वेश्चन लेके बैठ गए पीवाईक्यू, नहीं, आप थोड़ा बेस बना लीजिए, 6-8 महीने पढ़ लीजिए। लेकिन अब बेस बनाने का मतलब ये भी नहीं कि 3-3 साल बाद उठा रहे हैं सर। मध्यम मार्ग बहुत जरूरी है। सही है, गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग जो है ना वो बहुत जरूरी है, बैलेंस बहुत जरूरी है। 6-8 महीने पढ़ लीजिए, सब्जेक्ट पे पकड़ बना लीजिए, उसके बाद 1-1, 2-2 क्वेश्चन उठाइए और फिर अपनी तैयारी करते रहिए। और जब आपका एग्जाम नजदीक हो, 1-2 महीने हैं, तो सर मॉक सबसे इम्पोर्टेंट है। और ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन मॉक बैठ के दीजिए 3-3 घंटे, मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अभ्यास करिए, यही अभ्यास है तो कौनते रवाई वैराग्यम च गृह्यते सर वही है। अच्छा, इतनी देर बातचीत हुई, हम थोड़ा सा बात कही, हमसे कैसे फंस गए? सर आपसे मतलब एक हमसे तो फंस ही जाते हैं, तो कोई अपनी वजह से। आपके एक शिष्य रहे जिनको आप जानते भी नहीं है, तो आपको याद भी नहीं है। नहीं, अगर शिष्य रहे तो हम जानते जरूर होंगे, बस नाम से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप चेहरा जानते होंगे क्योंकि सर उन्होंने बड़ी तारीफ करी थी आपकी, और वो खुद सर एक बहुत जैसे तेजस सिविल सर्विस करके है उनका, तो उसको वो चलाते हैं और काफी अच्छा काम उनका भी है। तो उन्होंने सर रिकमेंड किया था कि भाई तुम अमरनाथ सर से हिंदी पढ़ो, ठीक है, और वो फाइनल रामबाण है, उसके अलावा कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो सर मैंने पीसीएस के लिए भी आपसे ही हिंदी वाला पूरा लिया है, और आरओ के लिए भी पूरा वो हिंदी वाला मैंने आपसे ही वो पूरा बैच शायद मेरे पास अभी भी पड़ा होगा, ऐप में शायद पड़ा होगा। और सर अगर आपको याद हो तो मैं बीच में आपको 2-3 बार मैंने फ़ोन भी किया है कि सर समय बहुत कम बचा है, कैसे देखें। एकदम 10 दिन पहले आपके पास मेरा फ़ोन गया था कि अब बताइए सर क्या किया जाए, मेरा ये तैयार है, ऑब्जेक्टिव तैयार है, और निबंध और गद्यांश के लिए क्या किया जाए। तो आपने उससे कहा था कि बस भाई तुम वीडियोस देख लो, अब और क्या किया है, क्या 10 दिन में। तो सर ऐसे मुलाकात हुई, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आपसे उन्होंने मुझे मिलवाया, क्योंकि उसके बाद एक होता है ना दिमाग खुलना इंसान का कि हिंदी, उससे पहले सर रटते थे हम कि विलोम रट रहे हैं बैठे, वर्तनी रट रहे हैं। फिर जब आप जैसे जैसे सर वो मुझे हमेशा यही एग्जाम्पल याद आता है, उज्ज्वल वाला। मैं हमेशा सर रटा करता था, इसमें 2 आधे जा, उसमें प्रज्वल में आधा जा। अब सर जब आपने वो चीज़ समझाई कि नहीं वो संधि होता है उत प्लस ज्वल, और फिर वो आधा जा बन जाता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो उपसर्ग से बना है प्रज्वल वाला जो भी शब्द है, तो ये फर्क है दोनों में। तो सर उससे ना फिर चीज़ें काफ़ी आसान हो गई। तो सर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किससे पढ़ रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव हिंदी का तो ये रहा, जब आप डिस्क्रिप्टिव में आते हैं तो हिंदी और निबंध तो दोनों आपने पढ़े? जी बिल्कुल सर। तो हिंदी का जो 150 नंबर था उसके बारे में आपकी क्या राय है कि आप किस कदर कॉन्फिडेंस पा पाए, और संक्षेपण और ये सब चीज़ों में जो दुनिया उलझी रहती है ये क्या है? सर इसमें देखिए, सबसे पहले तो ये सारी बातें सर ना बाद में आती हैं, सबसे पहले तो आपको भाषा पे पकड़ आती है। क्योंकि इसमें सर क्या है ना कि जैसे आप व्याख्या कर रहे हो, अब व्याख्या में सर अच्छा मजे की बात यह है कि आरओ में अलग स्पेस होती है, जैसे पीसीएस में पूरा 1-1 पेज मिलता है व्याख्या के लिए, और व्याख्या सर मतलब ही होता है आपने कर दी व्याख्या, आरओ में सर आधा पेज दे रहे हैं। तो एक में आपको फैलाना है, एक में आपको समेटना है, ठीक है, कोई आपसे संक्षेपण पूछ रहा है, कोई आपसे सारांश पूछ रहा है। तो सर ये जो डाइवर्सिटी है ना, इसको टैकल करने के लिए आपकी भाषा पे पकड़ होनी चाहिए कि आपको वर्तनी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, आपको वाक्य विन्यास आना चाहिए, है ना सर। मैंने देखे हैं लोग, क्योंकि सर बड़े बड़े वाक्य बनाने होते हैं, तो सर उसके लिए ना वाक्य विन्यास आना जरूरी है कि आप होने लगा है, ऐसा तो नहीं है कि आपने स्टार्टिंग की लगी है कि जगह लगा दिया। सर पूरी मेहनत आपकी बर्बाद हो गई। तो सर मैं यही बोलूंगा बच्चों से कि आप पहले भाषा पे पकड़ बनाइए, जैसे सर आप भी यही शुरुआत कराते हैं कि पहले भाई वाक्यांश पढ़ो, विलोम पढ़ो, संधि पढ़ो, उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव पे जाओ। क्योंकि सर वही चीज है ना, आप बिना मतलब प्रैक्टिस करते रहोगे उसका भी कोई फायदा नहीं। पीसीएस मेंस बैच में संधि पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन मैं अपने हर पाठ्यक्रम में संधि लगाता हूँ, बिना संधि समझ नहीं आएगा। तो ये जो संक्षेपण या व्याख्या है ये आपको आ गई
हाँ कोई सर आ गई आपकी कृपा से आ गई। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। Confusion नहीं है। जिंदगी में व्याख्याएं करनी पड़ेंगी इसलिए व्याख्याएं जरूरी है। आप समझिए कि ये जो आप पाठ्यक्रम पढ़ते हैं ये आपके ऑफिसर बनने में बड़ी हेल्प करता बड़ी है। हेल्प करता है। आप जब चीजों को टैकल करते हैं, आपके पास भाषा है, आपके पास बात करने की ताकत है, आपको चीजों को मोल्ड करने की क्षमता है, तो फिर आपकी बातचीत असर डालती है। अच्छा, निबंध में जो सबसे ज्यादा डरते हैं स्टूडेंट, और मैं पहले दिन आता हूँ, मैंने कहता हूँ भाई 4 लेक्चर देख लो, उसके बाद जो कह रहा हूँ इसको अपने मन से बनाओ, ऐसी शुरुआत करना, ऐसा आखिर करना। वो जो मैं कहता हूँ उसकी एक गवाही बिना दुनिया नहीं मानती है, तो गवाही निबंध में सर जैसे आप भी इस चीज पे फोकस करते हैं बार बार कि टॉपिक से नहीं भटकना है, नहीं भटक। ठीक है। आप अगर जैसे सर हिंदी के बच्चों में क्या होता है ना कि हिंदी में कोट्स बड़े अच्छे हैं, बड़े सजे धजे कोट्स हैं। इंग्लिश में आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। हिंदी में पूरा प्रॉपर लय है, ताल है, बढ़िया कोट्स हैं दिनकर जी के और मैथिली शरण गुप्त जी के, तो और वो सर बच्चों को याद रहता है। लेकिन सर यहाँ पे सीन ये आ जाता है कि आपको सर वहाँ पे होता है कॉन्फ्लिक्ट, नॉलेज दिखाने का और टॉपिक पे। हाँ, सटीक लिखना। बच्चे क्या करते हैं सर, इस तरफ मुड़ जाते हैं, वो दिखाने लगते हैं अपनी नॉलेज। हर पेज पे 2-2 कोट नहीं चाहिए, और वो टॉपिक से रिलेटेड है नहीं। ठीक है सर, किसी भी चीज की अति जो होती है ना वो खराब होती है। जो आपने बताया भी है कि टॉपिक से स्टिक रही है, ठीक है, जो भी आप लिख। और सर एक और चीज आपने बताई है कि जैसे जो भी आप कोट लिख रहे हैं संस्कृत का कुछ, तो उसमें त्रुटि ना हो। हाँ, वो एज इट इज लिखना है आपको, फिर आप उसको मोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है। अगर अब कबीर जी ने अगर ये बोला है कि, या रहीम जी ने बोला रहीमन पानी राखिए या ऐसा कुछ बोला, तो पानी की जगह आप जल नहीं कर सकते, वो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो सर ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये निबंध में बहुत इम्पैक्ट डालती हैं कि एक तो टॉपिक से भटकिए नहीं, क्योंकि सर बार बार ना क्या है ना, आप पेज अब एग्जामिनर चेक कर रहा है, उसको ये ना हो कि उसे पलट के टॉपिक देखना पड़े कि आपने क्या लिखा है। अगर उसको ये करना पड़ गया तो आपने कितना भी अच्छा लिखा हो वो नंबर नहीं देगा। तो सर ये 3-4 चीज़ें जो आप बेसिक बताते हैं उसी पे स्टिक रहना है। और सर मुझे लगता है कि बाकी ज्ञान के लिए आप अच्छा खासा मटेरियल दे देते हैं और बच्चों को आप अच्छा खासा ज्ञान क्लास में दे भी देते हैं, तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बस टॉपिक पे स्टिक रहने वाली बात। सुना जो मैं कहता हूँ आखिरी टाइम भैया ये रूपरेखा बना लो, उसके बाद लिख डालो तो निबंध आ जाएगा। और सर वो रूपरेखा की जो आप बात करते हो ना, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने रूपरेखा अगर बनाई तो आप स्टिक रहेंगे टॉपिक से, आप उससे भटकेंगे नहीं। तो सर ये मतलब वो कहने को तो 4-5 ही लेक्चर हैं निबंध के, यार 5-6 लेक्चर हैं, बट उसमें सर पूरा गागर में सागर वाली बात है। तो इस बातचीत को जो आप शिवांशु से सुन रहे हैं, और ये मतलब शायद मेरी प्रवृत्ति नहीं है कि मैं बार बार ये कहूँ कि ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। इवन मैं कोर्सेज के लिए भी कोई जिद नहीं करता कि आपको ले ही लेना चाहिए। कोई हमसे फ़ोन करता है और ये कहता है कि सर खाली यूट्यूब से पढ़ने हो जाएगा, तुम कहते हैं भैया अगर तुम मन लगा के पढ़ लो तो हो जाएगा। तो आप समझिए कि हम कहने नहीं आएंगे कि आपको ये बैच ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और मैं अभी भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई बैच लेना नहीं लेना चाहिए। जो आप अगर जिस भी मोड में जुड़ गए, आप किसी बैच से जुड़ गए, बस जो कहें उतना सुन लीजिए, क्योंकि हम दुकान लगाने ईमानदारी से नहीं आए हैं। हमारे हृदय में हिंदी सुलगती है, जलती है। ये जितनी किताबें पीछे देख रहे हैं, आज हम सोचे कि बतियाते हुए लगा दें, इसमें से कोई किताब उठा लीजिए और उसके बाद पन्ना पलट लीजिए और आप एक पैराग्राफ पढ़िए, उसके बाद क्या आएगा या किस मुद्दे पर वो बात है वो हम आपको बता दें। हमने पिया है किताबों को, हमने खा लिया है, चबा लिया है, तो मुझे छोटी छोटी बातों के जब एक्सप्लेनेशन दिलवाते हैं सब, ये तो सर वो बता रहे हैं, ये तो सर तुम्हें कहता हूँ मेरी खोपड़ी पटक लूँ यार मैं। तो आप पढ़ें, लिखें, बढ़ें। और बाकी शिवांशु आए, इसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपने में से किसी छात्र से धन्यवाद नहीं कह सकता। हाँ, ये ऑफिसर बने हैं और ये ऑफिसर बनेंगे और पूरे समाज के लिए कुछ बेहतरी करें, ये इनके लिए शुभकामना देंगे अपने गुरुदेव से, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनके जीवन की राह बेहतर रखें, इनको प्रगति दें, खूब उन्नति दें, और आपके माध्यम से समाज का कुछ भला हो सके। जीवन यापन जरूरी है, धनागमन जरूरी है, लेकिन यह जो पोस्ट मिलती है ये जिम्मेदारी के लिए मिलती है। आप समाज का एक हिस्सा हो जाते हैं, उस व्यवस्था को बनाने वाले। सर वो कॉन्शियस भी जरूरी है, साथ जरूरी है कि रात में नींद ना आए तो फिर
क्या सच बात है, क्या बात, ये बहुत छोटी बात है, इसको बहुत खुल के कहने में कुछ लोगों को दर्द हो जाएगा, इसलिए खुल के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कॉन्शियस वाली बात बहुत बेहतरीन है। ये सच है, मैं भले न कहूँ, लेकिन दुनिया दाल खाती है, दाल से नमक भी खा लेती है, ठीक है, लेकिन दाल ही गायब कर दी जाए अगर आप ऐसी प्रवृत्ति में, परिस्थितियों, बस दाल में नमक भी परिस्थितियों से होता है, लेकिन अगर आप पूरी दाल के लिए ही जा रहे हैं तो फिर आप गड़बड़ जा रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए ये। तो बाकी ईश्वर से प्रार्थना है। सर मैंने देखा है कि आप भी बड़ा सुरीला गाते हैं, एक भजन हो जाए सर। अरे राम राम। अच्छा, मैं अभी आखिरी में नोट करते हुए खत्म करवाना इनसे था और ये हमसे कह रहे हैं मैं एक भजन हो जाए, राम को देखकर श्री जनक नहीं नहीं, वो तो तुमसे गवाएंगे हम तो भाई ये असल में ये जानते म्यूजिक छेड़खा रहे हैं, ये 2 बरस जो इनके भीतर का संगीत है, पूरी जिंदगी वो कशिश मित्तल साहब वायरल है, हमें लगता है ईश्वर करे एक दिन आवे ये बैठ के गुनगुनावे और दुनिया इनको वायरल सुने। एक बात समझिएगा, संगीत कला वो क्या, संगीत कला विहीन जो व्यक्ति होता है वो साक्षात पशु पुच्छ पुषाणवीना। तो आपके भीतर संगीत हो, आपके भीतर कला हो, ये आवश्यक है। और ये संगीत 2 बरस इन्होंने संगीत को दिए हैं। हाँ, घर में बिगड़े लड़के कहलाए हैं खाली संगीत की वजह से। तो मैं खत्म करूंगा इनके गाने के नोट पर, उसके पहले 2 लाइनें हम जो गा लेते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अब लंबा गाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, हम चाहते हैं कि ये म्यूजिशियन भाई साहब कोई 2 लाइनें बढ़िया सी गुनगुना के इस इंटरव्यू का एंड अप किया जाए। ठीक है सर। एक भजन मुझे बहुत पसंद है, और सर वो भजन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें जो प्रभु श्री राम है उनको श्री राम की तरह नहीं ट्रीट किया गया है। जो माता सीता की जो सखियां हैं वो उनको उस तरह देख रही हैं कि वो उनकी दोस्त को वरने आए हैं और वो देख रही हैं, वो नगर में चल रहे हैं। तो उसका सर वो है पूरा विवरण कि राम को देख कर माँ जनक नंदिनी, राम को देख कर माँ जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर माँ जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखें सिया माँ सिया राम को, राम देखें सिया माँ सिया राम को, 4 अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बोली बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघड़, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघड़। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर माँ जनक नंदिनी, राम को देख कर माँ जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। ये पीसीएस ऑफिसर का गाना अलग से वायरल होगा। बहुत शुभकामनाएं, और इसी नोट पर हम करते हैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म। मुलाकात करेंगे अगले किसी एपिसोड में हम, तब तक के लिए जय हिंद।